सेंसरी रिसेप्शन, ठीक है, एंड प्रोसेसिंग। मतलब आज के टॉपिक में हमें देखना है आई एंड ईयर। देखते हैं कहाँ तक कवर होता है, पहले आई तो खत्म हो जाएगा, पक्की बात है आज, ठीक है। चलो देखो, हैव यू एवर, आपके एनसीईआरटी से ही देख रहे हो इसको पूरा। हैव यू एवर थॉट हाउ डू यू फील द क्लाइमेटिक चेंजेस इन द environment? How do you see an object and its color? How do you hear a sound? The sensory organs detect all types of changes in the environment and send appropriate signal to the CNS। यही करता है आपके बॉडी में जो सेंसरी ऑर्गन्स है, उसी को तो हमने क्या बोला था, याद है? वही उसी के अंदर क्या होता है, रिसेप्टर्स। कोई भी स्टिमुलस को लेता कौन है सबसे पहले, हमारा सेंसरी ऑर्गन, क्योंकि उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर। वो उसको लेगा, लेने के बाद वो क्या करेगा, उसको कहाँ भेजेगा, सेंसरी न्यूरॉन के हेल्प से सीएनएस के पास। सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड न्यूरॉन्स कौन सा, सेंसरी न्यूरॉन्स। याद है, सेंसरी न्यूरॉन को और भी कुछ बोलते हैं अपन। अच्छा, क्या बोलते हैं अपन, अफेरेंट न्यूरॉन बोलते हैं सेंसरी को, ठीक है। कुछ भी नहीं बोलने का। चलो आगे देखो, where all the inputs are processed and analyzed, signals are then sent to different parts or centers of the brain. This is how you can sense changes in the environment। यही होता है आपका। मान लो कि आपने कुछ देखा, वहाँ पे आपका सेंसरी ऑर्गन कौन उसका वहाँ पे यूज होगा, आई। आई उसको लेगा, लेने के बाद उसको कहाँ भेजेगा, आपके ब्रेन के पास। ब्रेन में जाने के बाद चीज़ें एनालाइज होती है कि आप क्या देख रहे हो, ठीक है। नहीं होता है ना, ठीक है। आगे देखो, सेंस ऑर्गन। We smell things by our nose, taste by tongue, hear by ear, and see objects by eye. The nose contains mucus coated receptors which are specialized for receiving the sense of smell and called olfactory receptors। इसके बारे में आपने पढ़ ही लिया, olfactory लोब याद होगा आपको, ठीक है। तो नोज क्या करता है, नोज में क्या होता है आपका, म्यूकस कोटेड रिसेप्टर्स होता है। तभी आप देखते हो कि नोज हमेशा मॉइस्ट रहता है ना, क्योंकि इसमें क्या है, म्यूकस कोटेड रिसेप्टर्स है विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीविंग द सेंस। अब देखो, म्यूकस कोटेड है और रिसेप्टर्स है, तो रिसेप्टर का काम क्या है, सिग्नल को रिसीव करना, है ना। ये आपका सेंस ऑफ स्मेल के सिग्नल को क्या करता है, रिसीव करता है। और उसी रिसेप्टर को क्या बोलते हैं अपन, ऑल्फैक्ट्री। जहाँ भी ऑल्फैक्ट्री आ गया, ऑल्फैक्ट्री रिसेप्टर फॉर स्मेल, ठीक है। टैक्टाइल रिसेप्टर फॉर टच, ठीक है। These are made up of olfactory epithelium that consists of three kinds of cells. The neurons of the olfactory epithelium extend from outside environment directly into a pair of broad bean-sized organs called olfactory bulb, which are extensions of the brain's limbic system। तो आपका लिम्बिक सिस्टम था ना, लिम्बिक सिस्टम का ही एक्सटेंशन कौन है, आपका ऑल्फैक्टरी बल्ब। और आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी मैं ऑल्फैक्टरी बल्ब के बारे में, है ना। कि ऑल्फैक्टरी लोब होता है, उसमें दो चीज़ होते हैं, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट एंड ऑल्फैक्टरी बल्ब। और वहीं आपके स्मेल के सिग्नल को टेम्पोरल लोब तक पहुंचाता है, याद है ना, ये बताने की जरूरत नहीं है। Both nose and tongue detect dissolved chemicals. These chemical senses of gustation and olfactory are functionally similar and interrelated। देखो, ये दोनों का काम आपका नोज है, दूसरा कौन है आपका, टंग है। ये डिटेक्ट करता है किसको, डिजॉल्व केमिकल को। कौन आपका, डिजॉल्व केमिकल। नोज भी किसको डिटेक्ट करता है, आपके डिजॉल्व केमिकल को। और आपका टंग भी किसको करता है, डिजॉल्व। तभी तो आपको टेस्ट पता चलता है, ठीक है। अब देखो, द केमिकल सेंसेस ऑफ गस्टेशन, टेस्ट के रिसेप्टर को क्या बोलते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर। क्या बोलेंगे, गस्टेटरी रिसेप्टर। स्मेल को क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी। आर फंक्शनली सिमिलर, ये दोनों क्या है, जो गस्टेटरी रिसेप्टर है आपका और ऑल्फैक्टरी, दोनों क्या है, लगभग स्ट्रक्चर में सिमिलर है ना। एंड इंटर रिलेटेड। द टंग डिटेक्ट्स टेस्ट थ्रू टेस्ट बर्ड containing gustatory receptors. With each taste of food or sip of drink, the brain integrates the differential input from the taste buds and a complex flavor is perceived। सिंपल सी बात है, आपने कुछ खाया, खाने के बाद टंग के ऊपर क्या है, टेस्ट बड्स है। वहाँ पे रिसेप्टर है, कौन सा रिसेप्टर है, गस्टेटरी रिसेप्टर। वह रिसेप्टर उस स्टिमुलस को, केमिकल को क्या करेगा, रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद किसको भेज देगा, ब्रेन को। ब्रेन उसको एनालाइज करेगा कि आप जो खा रहे हो, है ना, वो खट्टा है, मीठा है, जो भी है, ठीक है। अरे बात समझ, वही बात यहाँ पे लिख रहा है। इन द फॉलोइंग सेक्शंस यू विल बी इंट्रोड्यूस टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द आई, सेंसरी ऑर्गन फॉर विजन, एंड द ईयर, सेंसरी ऑर्गन फॉर हियरिंग। हमें यहाँ पे इन दोनों के बारे में पढ़ना है, आईज एंड ईयर के बारे में, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं किससे, आई। एक आंख है कि दो है,
तो पेयर्ड है आपका, है ना। अबर पेयर्ड आईज आर लोकेटेड इन सॉकेट्स ऑफ द स्कल कॉल्ड ऑर्बिट्स। आप देखो तो यहाँ पे एक सॉकेट दिख रहा है आपको, के अंदर धंसा हुआ सॉकेट है, इसी सॉकेट में फंसा हुआ है कौन, आपका आई। इस सॉकेट को क्या बोलते हैं अपन, ऑर्बिट्स। ठीक है। अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन आई इज गिवन इन द फॉलोइंग सेक्शन। ठीक है। चलो पहला देखते हैं पार्ट्स ऑफ आई अपन, मतलब अपन देखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई। बहुत आसान है, सुनते जाओ। द एडल्ट ह्यूमन आई बॉल इज नियरली अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर। कैसे आपका, नियरली आपका स्फेरिकल है। ठीक है। द वॉल ऑफ द आई बॉल, एक एक लाइन ढंग से देखते जाओ बस। द वॉल ऑफ द आई बॉल इज कंपोज ऑफ 3 लेयर। ये जो आपका आई बॉल है उसमें कितने वॉल है आपके, 3 लेयर। एक आउटर वाला दिख रहा है आपको, आउटर वाला दिख रहा है 1, ये वाला आपका 2 और ये वाला आपका 3। 1 2 3 दिख रहा है आपको, है ना। तो आई बॉल में कितने मतलब जो आई बॉल है कितने लेयर को मिला के बना हुआ है आपका, 3। ठीक है। आई बॉल इज कंपोज ऑफ 3 लेयर्स। द एक्सटर्नल लेयर इज कंपोज ऑफ अ dense connective tissue and is called the sclera। जो सबसे पहला लेयर है ये बना हुआ है डेंस कनेक्टिव टिश्यू से, किससे, और इसको क्या बोलते हैं अपन, स्क्लेरा। ठीक है। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ दिस लेयर, अब ध्यान से देखते जाओ, कलर से आप पहचाना कि ये वाला आगे यही कलर दिख रहा है ना, सेम, है ना। ये जो स्क्लेरा है एंटीरियर साइड पे, आगे के साइड पे एक्सटेंड कर जाता है और यही बना देता है आपका क्या, कॉर्निया। तो स्क्लेरा ही आगे एक्सटेंड करके क्या बनाता है आपका, कॉर्निया। ये बात समझ में आई, है ना। स्क्लेरा ही आगे एक्सटेंड करके क्या बनाएगा, कॉर्निया बनाएगा। क्लियर है। आगे देखो, द एंटीरियर पोर्शन ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड द कॉर्निया। द मिडल लेयर कोरोइड कंटेन्स मेनी ब्लड वेसल्स एंड लुक्स ब्लूइश इन कलर। अब देखो सेकेंड लेयर कौन सा है भाई, ये वाला लेयर कौन सा आपका, और ये वैस्कुलर लेयर होता है। कैसा लेयर होता है, वैस्कुलर लेयर होता है। ठीक है। ये हाईली वैस्कुलर होता है और कलर कैसा दिखता है, ब्लूइश कलर का। आगे देखो, इसका भी देखो आप। द कोरोइड लेयर इज थिन ओवर द पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द आई बॉल बट इट बिकम्स थिक इन द एंटीरियर पार्ट टू फॉर्म द सिलियरी बॉडी। एक एक करके समझते जाओ। देखो पीछे में देखोगे कैसा होगा, थिन। पोस्टीरियर 2/3 में कैसा होगा, ये थिन, कौन आपका, कोरोइड। लेकिन ये आगे जैसे ही जाएगा ये थिक हो जाएगा और यहीं एक्सटेंड करके आपका एक स्ट्रक्चर बनाएगा, उसको क्या बोलेंगे, सिलियरी बॉडी। ये दिख रहा है आपको ये वाला, दिस वन इज सिलियरी बॉडी। क्या बना लेगा आगे जाके, सिलियरी। दो ही लेयर हमने देखा, पहला स्क्लेरा, वो आगे जाके क्या बना दिया, कॉर्निया। दूसरा देखा हमने कोरोइड, और पीछे में थिन है 2/3, आगे जाके क्या बना देगा, सिलियरी बॉडी। अब सिलियरी बॉडी खुद एक्सटेंड हो जाएगा और आगे, है ना। ये देखो ये सिलियरी बॉडी है, ये आगे एक्सटेंड होकर एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दिया, ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज आइरिस। क्या बोलते हैं, आइरिस। आइरिस के बीच में जो एक गैप आपको दिख रहा है, दो आइरिस के बीच में गैप दिख रहा है आपको, दिस गैप इज कॉल्ड प्यूपिल। और प्यूपिल के जस्ट फ्रंट में आपका क्या होता है, लेंस। इतनी बात समझ में आई। द सिलियरी बॉडी itself continues forward to form a pigmented and opaque structure। इसको क्या बोलेंगे, आइरिस। वो पिगमेंटेड है और कैसा है आपका, ओपक स्ट्रक्चर है। विच इज द विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई। तो आई में आप देखते हो ना, वो विजिबल जो दिखाई देता है काला पोर्शन हो क्या आपका, आइरिस है। ठीक है। आगे देखो, द आई वॉल कंटेन्स अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस विच इज हेल्ड इन प्लेस बाय द ligaments attached to the ciliary body in front of the lens। The aperture surrounded by the iris is called the pupil। The diameter of the pupil is regulated by the muscle of iris। चलो फिर से आते हैं डायग्राम पे। ये देखो पहला लेयर कौन सा है भाई, पहला लेयर कौन सा है, स्क्लेरा। ये आगे जाके क्या बनाया, कॉर्निया। दूसरा लेयर कौन सा है, कैसा लेयर है, वैस्कुलर। यह पोस्टीरियर 2/3 में क्या है, थिन, आगे जाके एक्सटेंड करके क्या बना है, सिलियरी बॉडी। क्या बना है, सिलियरी बॉडी। अब देखो यह सिलियरी बॉडी आगे आपका एक्सटेंड होकर क्या बना दिया, आइरिस। आगे एक्सटेंड होकर क्या बनाया, ये दिख रहा है आइरिस आपका, ये वाला पोर्शन क्या है, आइरिस। ठीक है। अब देखो, अब आगे होता क्या है, देखो
आइरिस देख लिया आपने, है ना। आइरिस यहाँ पे है। अब आइरिस में देखो, यहाँ पे आइरिस दो, आपका जो आइरिस है उसके बीच में जो गैप है, इस गैप को क्या बोलेंगे? प्यूपिल। प्यूपिल के जस्ट आगे कौन है आपका? लेंस। अब लेंस अपने जगह पे पोजिशन है, ऐसा नहीं कि लेंस हमेशा हिलता रहता है आपके आई, है ना। इस लेंस को अपने पोजीशन पे रखता कौन है ना। इसी देखो, ये सिलियरी बॉडी दिख रहा है आपको? सिलियरी बॉडी दिख रहा है? सिलियरी बॉडी एक्सटेंड करके आगे तो आइरिस बनाया, लेकिन इसी सिलियरी बॉडी से कुछ लिगामेंट्स भी, ये दिख रहा है आपको, यह वाला पोर्शन, दिस इज लिगामेंट। यह लिगामेंट ही आपका ऐसे करके अटैच है किससे? सिलियरी बॉडी से, सिलियरी बॉडी से, और इधर किससे? लेंस से। आई बात समझ? मतलब लेंस को अपने पोजीशन पे कौन फिक्स करके रखता है? द लिगामेंट्स अटैच टू द सिलियरी बॉडी, है ना। मान लो ये सिलियरी बॉडी है, ये बीच में लेंस है ना। तो लेंस और ये सिलियरी बॉडी है ना, लेंस और सिलियरी बॉडी के बीच में कौन है? लिगामेंट। और यही लिगामेंट इस लेंस को यहाँ पे पकड़ के रखे। आई बात समझ? कितनी बात समझ में है सबको? देखो तो वही लिख रहा है, सिलियरी बॉडी आपका आगे कंटिन्यू करके क्या बना दिया? आइरिस, है ना। आइरिस कैसा पोर्शन आई का आपका? विजिबल कलर्ड पोर्शन आपके आई का यही है। द आई वॉल कंटेन्स अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस विच इज हेल्ड इन प्लेस बाय लिगामेंट्स अटैच टू द सिलियरी। क्लियर है? आगे देखो, इन फ्रंट ऑफ द लेंस द अपर्चर सराउंडेड बाय द आइरिस इज कॉल्ड द प्यूपिल एंड द डायमीटर ऑफ द प्यूपिल इज रेगुलेटेड बाय मसल फाइबर्स ऑफ आइरिस। मतलब क्या? देखो, जब आप लाइट में जाओगे, बहुत लाइट होगा आपके आंख पे, जैसे ही लाइट मारा हमने, है ना, आपकी आंख क्या होता है? बंद होता है। बंद होता है मतलब क्या? प्यूपिल का डायमीटर छोटा हो गया। प्यूपिल का डायमीटर क्या हो गया? छोटा, ताकि आपके आंख में कम लाइट जाए, है ना। जब आप अंधेरा में जाते हो, आइरिस का क्या हो गया? आइरिस क्या हो गया आपका? बात समझ में आ रही है? उससे प्यूपिल का डायमीटर क्या हो गया? बढ़ गया, ताकि आपके आंख में ज़्यादा लाइट जाए। बात समझ में आ रही है? तो जो ये आपका प्यूपिल का डायमीटर है, वो कब छोटा होगा, कब बढ़ेगा, वो कौन डिसाइड करता है? आपका आइरिस। क्लियर है? आगे देखो, द इनर लेयर इज द रेटिना। अब तीसरा जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, वो लेयर कौन सा भाई? रेटिना, है ना। द इनर लेयर इज द रेटिना एंड इट कंटेन्स थ्री लेयर्स ऑफ न्यूरल सेल्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। ध्यान रखो, इसमें तीन लेयर ऑफ सेल्स होंगे। किसमें भाई? रेटिना में। सबसे बाहर वाला को बोलते हैं अपन फोटो रिसेप्टर सेल्स। सबसे बाहर वाला कौन होगा आपका? फोटो रिसेप्टर सेल। तो बाहर से अंदर अपन देखेंगे तो सबसे बाहर में कौन है? फोटो रिसेप्टर सेल्स। फोटो रिसेप्टर सेल्स के बाद कौन होगा भाई? बाइपोलर सेल्स। कौन होंगे? बाइपोलर सेल्स। और बाइपोलर सेल्स के बाद कौन होगा? गैंग्लियन। आई बात समझ? यह आपका आउटसाइड से कहाँ दिख रहा है? इनसाइड। सबसे बाहर में कौन? आपके बुक में क्या दिया हुआ? इनसाइड टू आउटसाइड। सबसे अंदर में कौन है? गैंग्लियन। सबसे अंदर में कौन है? गैंग्लियन। उसके बाद कौन है? बाइपोलर। और सबसे ऊपर कौन है? फोटो रिसेप्टर। क्लियर है? अब देखो, जो फोटो रिसेप्टर सेल्स है, तो फोटो रिसेप्टर सेल्स है ना, वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के, रॉड्स एंड कोन्स। तो दो टाइप के फोटो रिसेप्टर सेल्स होंगे, रॉड्स एंड कोन्स, है ना। अब यहाँ देखो, these cells contain the light sensitive proteins called the photo pigment। पक्की बात है, फोटो रिसेप्टर सेल मतलब लाइट को क्या करेगा? रिसीव। इसमें फोटो पिगमेंट्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो दोनों सेल्स में क्या होगा आपका? फोटो पिगमेंट होगा। ठीक है, लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स कॉल्ड द फोटो पिगमेंट्स। द डे लाइट को अपन बोलते हैं फोटोपिक, है ना। विजन एंड द कलर विजन आर फंक्शंस ऑफ कोन। सी फॉर कोन, सी फॉर कलर। तो आप कलर देख पा रहे हो ना, ब्लू, ग्रीन, रेड, है ना। इस कलर के लिए रोड्स आपका आपका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कौन है आपका? कौन, है ना। तो दिन का जो लाइट है, मतलब जहाँ पे ज़्यादा लाइट है, वह वाला विजन प्लस कलर वाला विजन कौन देता है आपको? कौन, है ना। और जब कम लाइट में आप जो देख पाते हो, वो कौन देता है? रॉड। आई बात समझ? ये बात समझ में आई? ये सब याद रखना। कोन्स फॉर डे विजन एंड कलर विजन, रॉड्स फॉर नाइट विजन, है ना, या लो लाइट विजन बोल सकते हो आप। ठीक है, यहाँ देखो, एंड द ट्यूलाइट मतलब स्कोटोपिक, है ना, याद है ना, पढ़ा है ना। स्टोमेटा को क्या बोलते हैं जो रात में ओपन होता है? पढ़ा था हमने कि कुछ स्टोमेटा ऐसे होते हैं जो रात को ओपन होता है, दिन में क्लोज होता है। ऐसे स्टोमेटा को क्या बोलते हैं?
फोटो एक्टिव स्टोमेटा कुछ पढ़ा था आपने? क्या विश्वास? जो स्टोमेटा दिन को क्लोज होता है, रात को ओपन होता है, उसे स्टोमेटा को क्या बोलते हैं? अरे स्कोटो एक्टिव मतलब होता है कि जो रात में एक्टिव हो। ठीक है। तो जो नाइट विजन होता है या ट्विलाइट विजन होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? स्कोटोपिक। और जो डे लाइट वाला विजन होता है उसको क्या बोलते हैं? फोटोपिक। फोटो मतलब क्या होता है? लाइट, है ना। तो डे लाइट वाले विजन को क्या बोलेंगे? फोटोपिक, है ना। और ट्विलाइट वाले विजन को क्या बोलेंगे? फोटोपिक, है ना। तो ट्विलाइट विजन इज अ फंक्शन ऑफ द रॉड। The rods contain a purplish red protein called the rhodopsin और visual purple। तो rods है उसमें एक आपका एक स्पेशल पर्पल कलर का, पर्पल रेड कलर का एक प्रोटीन होगा। उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं अपन? रोडोप्सिन। ये कुछ अलग नहीं है, ये भी क्या है? फोटो पिगमेंट विच कंटेन्स अ डेराइवेटिव ऑफ विटामिन ए। और इसमें यह जो रोडोप्सिन है यह क्या कंटेन करेगा? एक विटामिन ए का डेराइवेटिव। ठीक है। इन द ह्यूमन आई देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोन्स। अब कोन्स की बात करें, कितने टाइप के कोन्स है? 3, है ना, अलग अलग कलर के लिए। ठीक है। विच possess their own characteristic photopigments that respond to red, green and blue light। मतलब 3 अलग अलग टाइप के कोन होंगे, एक रेड कलर के लिए, एक ग्रीन कलर के लिए और एक ब्लू कलर के लिए। तो वो लोग सर बाकी कलर कैसे दिखाई देगा? इन्हीं सब के कॉम्बिनेशन से। आई बात समझ? तो अभी तक क्या पढ़ा हमने कि भाई 3 लेयर होते हैं आई बॉल के, है ना। मतलब कौन कौन सा? पहला फोटो रिसेप्टर सेल्स, है ना। दूसरा, तीसरा मतलब सेल्स, है ना। ठीक है। अब देखो, जो रेटिना में 3 लेयर हो गए आपके। पहला कौन है आपका? फोटो रिसेप्टर। दूसरा बाइपोलर। तीसरा आपका गैंग्लियन। उसके बाद आपने देखा कि जो फोटो रिसेप्टर सेल्स है उसमें 2 टाइप के सेल्स होंगे, रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स और कोन्स में स्पेशल क्या होंगे? फोटो सिंथेटिक, फोटो पिगमेंट, सॉरी क्या होंगे? फोटो पिगमेंट, लाइट सेंसिटिव फोटो पिगमेंट। ठीक है। अब देखो, तो डे लाइट है, फोटोपिक विजन, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? कॉन्स। कलर विजन के लिए कौन है? कॉन्स। और जो ट्विलाइट विजन के लिए कौन है आपका? रॉड्स। रॉड्स में एक आपका क्या हाँ, एक और आपका डेरिवेटिव मिलता है आपका, है ना, रेड पर्पल कलर का प्रोटीन, उसको क्या बोलते हैं? रोडोप्सिन या विजुअल पर्पल विच कंटेन्स अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। उसके बाद जो आपका कोन्स है उसमें 3 टाइप के क्या होंगे? फोटो पिगमेंट्स होंगे, है ना। या 3 टाइप का कोन्स होता है, अपना अपना पिगमेंट लेके, जो किस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है? रेड, ब्लू एंड, ठीक है, 3 कलर के लिए आपका रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट। अब देखो, द सेंसेशंस ऑफ डिफरेंट कलर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज कोन्स। अब अलग अलग कलर है, जैसे आपको देखना है तो कभी रेड मिक्स हो गया किसके साथ? ग्रीन के साथ, एक अलग कलर दिख जाएगा आपको। कभी रेड मिक्स हो गया किसके साथ? ब्लू के साथ। आपने पढ़ा होगा ना, मिक्स करके अलग अलग कलर मिलता है। ठीक है। तो बाकी जो कलर देखते हो इन्हीं तीनों का क्या होता है? कॉम्बिनेशन। अब देखो, व्हाइट लाइट कैसे दिखेगा? जब तीनों मिक्स हो जाएगा। तीनों मिक्स हो जाए मतलब तीनों को अगर हम सिमिलर क्या करें? स्टूमुलेट। तीनों को इक्वली क्या करें अपन? स्टूमुलेट, इक्वली स्टूमुलेट करें तो आपको कौन सा लाइट दिखाई देगा? व्हाइट लाइट। ठीक है। एंड देयर फोटो पिगमेंट्स व्हेन these cones are stimulated equally a sensation of white light is clear है। अब आगे देखो, तो ऑप्टिक नॉब्स, इसकी बात हो रही है भाई। ऑप्टिक नॉब्स, the optic nerves leave the eye and the retinal blood vessels enter it at a point medial to and slightly above the posterior pole of the eyeball. Photoreceptor cells are not present in that region and hence it is called as blind spot. At the posterior pole of the eye, lateral to the blind spot, there is a yellowish pigmented spot called macula lutea with a central pit called the fovea. The fovea is a thinned out portion of the retina where only the cones are densely packed. It is the point where the visual activity or resolution is the greatest. अब इस सारी बात को अपन देख लेते हैं डायग्राम में। ये देखो, ये देखो, रेटिना की बात चल रही है। रेटिना में 3 टाइप के लेयर्स आपने देख लिया, फोटो रिसेप्टर, बाइपोलर, गैंग्लियन। ठीक है। फोटो रिसेप्टर में 2 टाइप का सेल देख लिया, रॉड्स एंड कोन्स। ठीक है। रॉड्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है भाई? ट्विलाइट विजन के लिए। और कलर और डे लाइट विजन के लिए कौन है आपका? कोन्स। 3 टाइप के कोन सेल्स होते हैं, एक रेड के लिए होगा,
एक ग्रीन के लिए होगा, एक ब्लू के लिए होगा। बाकी जो कलर दिखता है इन्हीं दोनों के, इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन से दिखेगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि ऑप्टिक नर्व, अब आई है ना, तो इसमें नर्व फाइबर्स गए होंगे कि नहीं, यहाँ से नर्व फाइबर्स निकला होगा कि नहीं, तो सिग्नल को लेकर कहाँ पहुंचेगा, ब्रेन के पास, है ना, ठीक है। प्लस ब्लड वेसल है, सब भी होगा यहाँ पे। तो देखो यहीं पे आप इस पॉइंट को आप समझो, ठीक है। ये देखो सबको दिख रहा है, एक मिनट, अभी दिख रहा है, ठीक है। अब बोलो, चलो देखो आप ढंग से देखो, ये जो रेटिना है ना, रेटिना के इस साइड में यहाँ पे देखो, यहाँ पे पोस्टीरियर साइड में यहाँ पे एक आपका एक जगह मिलेगा, उस पॉइंट को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट, ये देखो ये वाले पॉइंट को क्या बोले अपन, ब्लाइंड स्पॉट। क्यों बोला ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ना रॉड्स होता है ना कॉन्स होता है, यहाँ पे कोई भी नहीं होगा। कौन नहीं होगा भाई, ब्लाइंड स्पॉट मतलब रॉड्स यहाँ पे क्या है, एब्सेंट, कॉन्स भी क्या है यहाँ पे, एब्सेंट, दोनों एब्सेंट है यहाँ पे, क्लियर है। दूसरी बात, यह वह पॉइंट है जहाँ से ऑप्टिक नर्व्स आपके आई से बाहर आता है और ब्लड वेसल यहाँ पे अंदर घुसता है। आई बात समझ, ऑप्टिक नर्व यहीं से बाहर निकलेगा और ब्लड वेसल्स यहाँ से अंदर जाएगा। आई बात समझ, बोलो। देखो ऑप्टिक नर्व आपका बाहर निकलेगा और जो भी ब्लड वेसल्स है सब क्या होंगे, यहाँ से अंदर जाएगा। तो ब्लाइंड स्पॉट रेटिना का वह पॉइंट है जहाँ से ऑप्टिक नर्व्स बाहर निकलता है ना, और ब्लड वेसल्स एंटर करता है। उसको ब्लाइंड स्पॉट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई भी रॉड्स या कोन सेल्स नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात, इस ब्लाइंड स्पॉट के जस्ट हल्का सा लैटरल, लैटरल मतलब थोड़ा सा बगल में, है ना, जस्ट उसके लेटरल आपका एक पॉइंट मिलता है, उसको बोलते हैं मैक्यूला ल्यूटिया। क्या बोलते हैं, ये वाला देखो, क्या रीजन है ना पूरा ये, दिस रीजन इज कॉल्ड मैक्यूला ल्यूटिया। इसको क्या बोलेंगे, मैक्यूला लुटिया का जो सेंटर है ना, वो सेंटर थोड़ा थिन हो जाता है। कैसा हो जाता है, थिन। बात समझ में आ रही है, ये देखो ये पूरा आपका मैक्यूला लुटिया है, पूरा ये पूरा 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 रीजन, लेकिन इसके सेंटर में देखो ये क्या हो गया, थोड़ा सा पतला हो गया। दिस थिन्ड आउट पोर्शन इज कॉल्ड फोबिया। तो ये देख लो, ये मान लो आपका, यहाँ समझा रहा हूँ मैं, ये देखो ये पूरा आपका है, मान लो कौन आपका, ये देखो यहाँ ठीक है पूरा, ये भी ठीक है ना, लेकिन सेंटर में मान लो कहीं पे यहाँ पे आके कैसा हो गया ये, थिन। आ रही बात समझ, तो थिन आउट पोर्शन को क्या बोलेंगे अपन, फोबिया बोलेंगे। ये बात समझ में आई, ये देखो यहाँ पे बनाया हमने, यहाँ से लेके आओ, और यहाँ पे देखो आप, ये पूरा यहाँ पे टच करके बाकी जगह पे थिन है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या हो गया, ये पूरा थिन। इस थिन आउट सेंट्रल पोर्शन को क्या बोलते हैं, फोबिया। और फोबिया में बस कौन प्रेजेंट होता है आपका, कोन्स होता है, यहाँ पे कौन नहीं होता है, रोड्स नहीं होता है, रॉड्स नहीं होता है, ठीक है। तो पूरे आई में हमारा जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन किसी फोटो का दिखता है, किसी भी इमेज का, वो किस पॉइंट पे है, फोबिया पे। फोबिया पे ग्रेटेस्ट रेजोल्यूशन दिखेगा किसी भी आपके इमेज का, ये भी याद रखने का, ठीक है। ग्रेटेस्ट रेजोल्यूशन इज फाउंड एट विच रीजन ऑफ आई, फोबिया। ये बात समझ में आई। तो रेटिना में दो तीन चीज़ें देखा हमने, पहले तो लेयर, फोटो रिसेप्टर, बाइपोलर, गैंग्लियन। उसके बाद हाँ, इसी को मैक्यूला ल्यूटिया को, येलो कलर का होता है इसलिए इसको येलो पिगमेंटेड स्पॉट बोलते हैं, किसको, मैक्यूला ल्यूटिया को। आगे देखो, उसके बाद हमने देखा फोटो रिसेप्टर में दो टाइप के रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स आपका ट्विलाइट विजन, कोन्स आपका कलर विजन प्लस ए विजन। तीन टाइप के कोन्स होंगे अलग अलग, रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट के लिए। इसी का मिक्सचर आपको बाकी कलर का परसेप्शन देगा, ठीक है। जब तीनों को हम इक्वली स्टिमुलेट करेंगे तो आपको कौन सा कलर दिखाई देगा, व्हाइट लाइट। उसके बाद हमने देखा कि रेटिना में ही पीछे के साइड में एक आपका जगह होगा जहाँ पे क्या होगा आपका, ना कॉन्स होगा ना रॉड्स होगा। उस स्पॉट को क्या बोलेंगे, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट वह जगह है जहाँ से ऑप्टिक नर्व्स बाहर निकलता है और ब्लड वेसल्स आई के अंदर जाता है, ठीक है। उसके बाद लेटरल टू ब्लाइंड स्पॉट एक और आपका पिगमेंटेड येलोइश कलर का स्पॉट मिलेगा, डेट इज कॉल्ड मैक्यूला ल्यूटिया। और मैक्यूला ल्यूटिया का जो सेंट्रल पोर्शन है थिन होता है, उस थिन पोर्शन को क्या बोलेंगे, फोबिया। फोबिया में क्या प्रेजेंट होता है, बस कॉन्स, और उसके कारण क्या होगा आपका, हाई रिजोल्यूशन होता है वहाँ पे किसी भी इमेज का, ठीक है। ये बात समझ में आई।
चलो आगे देखें। द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस। अब देखो दो स्पेस वहां पे आपको नजर आएगा। एक स्पेस कॉर्निया और किसके बीच का, लेंस के बीच का, उसको क्या बोलेंगे, एक्वस चैम्बर। और उसमें एक आपका एक थिन वाटरी फ्लूइड भरा होगा, उसको बोलेंगे एक्वस ह्यूमा। इसी तरह द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना इज कॉल्ड विट्रस चैम्बर एंड इट इज फिल्ड विद ट्रांसपेरेंट जेल कॉल्ड विट्रस ह्यूमा। आप दो स्पेस आप आराम से देख सकते हैं डायग्राम में, एनसीईआरटी के बुक में भी आप देखो। एक स्पेस आपको दिख रहा है, कॉर्निया और लेंस के बीच में ये जो जगह खाली है, दिख रहा है सबको। ये देखो, इस स्पेस को क्या बोलते हैं, एक्वस चैम्बर। क्या बोलेंगे, एक्वस चैम्बर। और इसमें एक वाटरी फ्लूइड होगा, उसको क्या बोलेंगे, एक्वस चैम्बर। इसी तरह लेंस और रेटिना के बीच में स्पेस आपको दिख रहा है खाली, इस स्पेस को क्या बोलेंगे, विट्रस चैम्बर। और इसमें जो लिक्विड होगा उसको बोलेंगे विट्रस ह्यूमा। क्लियर है। अब इसमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखोगे आप, ठीक है। विट्रस ह्यूमर कैसा जेल है आपका, ट्रांसपेरेंट। अब आ गया अपन मैकेनिज्म ऑफ, है ना, कि कैसे हम चीज़ों को देख पाते हैं। क्लियर है। तो कैसे देख पाते हो आप चीज़ों को, आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिला। थोड़ा बहुत आइडिया मिला कि कैसे देख पाते होंगे, ये बताओ। देखो होगा क्या, आप ध्यान दो, बहुत आसान है सब, है ना। द लाइट रेज इन विजिबल वेवलेंथ, हम कौन से लाइट को रिसीव करते हैं, विजिबल वेवलेंथ वाले को, ये तो पता है सबको, आपको, है ना। तो देखो मैकेनिज्म ऑफ विजन बहुत आसान है। जैसे आपने अभी पढ़ रखा है आपने ऑलरेडी, है ना, कि एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, पढ़ रखा है। जैसे ही आप मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को चेंज करोगे, मतलब उसके अक्रॉस परमिलिटी को चेंज करोगे, आपका क्या हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट। तो अगर इस स्ट्रक्चर में, इस मेम्ब्रेन है, कोई भी सेल होगा तो उसका मेम्ब्रेन होगा, अगर इस मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे तो पक्की बात है आयंस के लिए परमिलिटी भी क्या हो जाएगा, चेंज। अगर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो आयन की परमिलिटी चेंज हो गई, और परमिएबिलिटी चेंज होगी तो वहां पे जनरेट हो जाएगा एक्शन पोटेंशियल। ठीक है। यहाँ देखो, द लाइट रेज इन द विजिबल वेवलेंथ फोकस्ड ऑन द रेटिना थ्रू द कॉर्निया एंड लेंस जनरेट पोटेंशियल्स इम्पल्सेस इन रॉड्स एंड कोन्स। सबसे पहले तो सिंपल सी बात है, कॉर्निया से लाइट आया, कॉर्निया होते हुए कहाँ आया, एक्वस चैम्बर, एक्वस चैम्बर से प्यूपिल होते हुए कहाँ एंटर किया, लेंस। लेंस इसको क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कहाँ पे, कॉर्निया। हम समझते जाओ, अरे सीधे सीधे देखो ना डायरेक्शन क्या होगा, है ना, यहाँ पे होगा ना। ये देखो, यहाँ से लाइट एंटर किया, कॉर्निया क्रॉस किया, एक्वस चैम्बर, प्यूपिल होते हुए कहाँ आया, लेंस। लेंस को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट, है ना। कहाँ गया इमेज आपका, कॉर्निया। कॉर्निया में सबसे आउटर साइड में कौन है भाई, सॉरी कॉर्निया बोल रहा हूँ, रेटिना। रेटिना है ना, कॉर्निया, कॉर्निया से लेंस, लेंस से रेटिना, है ना। अब रेटिना देखो आप, रेटिना से क्या होगा, रेटिना में सबसे बाहर में कौन है भाई, फोटो रिसेप्टर सेल्स। कौन है, फोटो रिसेप्टर सेल्स। फोटो रिसेप्टर सेल्स में कौन से सेल है, रॉड्स एंड कोन। जैसे ही लाइट वहां पे आएगा, रॉड्स एंड कोन क्या हो जाएंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे। स्टिमुलेट होगा मतलब कि क्या होगा, आपका वहां पे जनरेट हो जाएगा क्या, आपका एक्शन पोटेंशियल। क्या हो जाएगा जनरेट, एक्शन पोटेंशियल। उस एक्शन पोटेंशियल को फोटो रिसेप्टर सेल से कौन जुड़ा हुआ है नीचे, बाईपोलर सेल, वह उठाएगा। बाईपोलर सेल से कौन जुड़ा हुआ है, गैंग्लियन, वह उठाएगा। और गैंग्लियन से जुड़ा होता है ऑप्टिक नर्व, ये ऑप्टिक नर्व इसको लेकर चला जाएगा कहाँ पे, आई बात समझ। लेकिन ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता कैसे है, ठीक है, उसको पहले देखना होगा, ठीक है। देखो, the light rays in the visible wavelength focused on the retina through the cornea and lens generate potential in the rods and cones. As mentioned earlier, the photosensitive compounds, photopigments, in the human eyes is composed of opsin, a protein, and retinal and aldehyde of vitamin A. वहाँ पे देखा था ना, डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, है ना। तो देखो, जो फोटो पिगमेंट होते हैं ना रॉड्स एंड कोन्स में, याद रखो, ये जो फोटो पिगमेंट है ह्यूमन आई में, इसमें दो चीज होते हैं, एक प्रोटीन वाला पार्ट होता है, एक आपका डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड। प्रोटीन वाला कौन सा पार्ट होगा, ऑप्सिन। और रेटिनल क्या हो गया आपका, एन एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। तो देखो सिंपल सी बात है, ये जो फोटो पिगमेंट है सर, दो चीज को मिला के बना हुआ है।
तो हमारे ह्यूमन आई में जो रॉड्स कौन से, उसमें जो फोटो पिगमेंट है, दो चीज को मिला के बना हुआ है, ऑप्सिन प्लस क्या, रेटिनल। ऑप्सिन प्लस रेटिनल। ऑप्सिन क्या है आपका, प्रोटीन। रेटिनल क्या है, एनाल्डिहाइड ऑफ विटामिन। अब देखो, जब आपका रेस्टिंग फेज में होता है, मतलब एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट नहीं हुआ है, तब ये ऑप्सिन और रेटिनल दोनों एकदम एक दूसरे को पकड़ के रहते हैं, मतलब एक दूसरे से एसोसिएटेड होगा। बात समझ में आ रही है। जब तक आपका लाइट रेज नहीं आया, स्टिमुलेशन नहीं आया, तब तक ऑप्सिन और रेटिनल क्या होता है, साथ साथ में होता है। जैसे ही वो लाइट स्टिमुलस आएगा, रेटिनल ऑप्सिन से क्या हो जाता है, डिसोसिएट। क्या हो जाएगा, डिसोसिएट। जब डिसोसिएट होगा तो मतलब इसके मेम्ब्रेन में चेंज आ गया कि नहीं, पूरे प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंज हो गया कि नहीं। पहले ऑप्शन था किसके साथ था, रेटिनल के साथ। अब रेटिनल इससे हट गया तो इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंज आ गया कि नहीं, मतलब इसके मेम्ब्रेन में भी चेंज आया कि नहीं। मेम्ब्रेन में चेंज आया तो परमिलिटी भी क्या हो जाएगा, परमिलिटी भी क्या हो जाएगा, चेंज। और यहाँ पे जनरेट हो गया एक्शन पोटेंशियल। आई बात समझ, वही लिखा हुआ है देखो, लाइट इंड्यूसेज डिसोसिएशन ऑफ द रेटिनल फ्रॉम ऑप्सिन resulting in changes in the structure of the opsin. This causes membrane permeability changes. As a result, potential difference are generated in the photoreceptor cells. तो अभी तक कहानी समझ में आई, मैकेनिज्म ऑफ विजन में। कॉर्निया होते हुए लाइट अंदर आया, प्यूपिल होते हुए लेंस के पास, लेंस उसको रिफ्लेक्ट कर दिया कहाँ पे, रेटिना पे। रेटिना में कौन है सबसे पहले, फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर सेल्स पे जैसे ही लाइट आता है, वह क्या करता है, फोटो रिसेप्टर सेल्स में फोटो पिगमेंट्स होंगे। उस फोटो पिगमेंट में क्या होता है, ऑप्सिन प्लस रेटिनल। जब तक लाइट नहीं होता है तब तक ये दोनों एक साथ जुड़े होते हैं। जैसे ही लाइट आया, ये दोनों क्या हो जाएगा, डिसोसिएट। अब ऑप्शन किससे अलग हो गया भाई, रेटिनल से। इसके कारण ऑप्शन के स्ट्रक्चर में क्या हो गया, चेंजेज आ गया। उस चेंज को होने के कारण क्या हुआ, परमिबिलिटी में भी क्या हो गया, चेंज। और फोटो रिसेप्टर सेल्स में जनरेट हो गया क्या आपका, एक्शन पोटेंशियल। क्लियर है। As a result, potential differences are generated in the photoreceptor cells. This produces a signal that generates an action potentials in the ganglion cells through the bipolar cells. पहले आपका एक्शन पोटेंशियल कहाँ जनरेट हुआ, फोटो रिसेप्टर सेल्स में। उसके बाद कहाँ गया, बाइपोलर में, बाइपोलर से गैंग्लियन। These action potentials are transmitted by the optic nerves to the visual cortex of the brain. कहाँ पे भेज दिया इसको, visual cortex area of the brain, where the neural impulses are analyzed and the image formed on the retina is recognized based on the earlier memory and clear है ना। बता दोगे सब लोग पूरा मैकेनिज्म, याद करने लायक है इसमें कुछ, मुझे नहीं लगता कि है। और जिसके पास दिमाग नहीं होगा वो याद करेगा। सर लाइट एंटर्स थ्रू कॉर्निया, कहाँ गया, एक्वस चैम्बर। एक्वस चैम्बर से कहाँ जाएगा, लेंस में कैसे पहुंचा, थ्रू प्यूपिल। प्यूपिल से कहाँ पहुंच गया, लेंस पे। लेंस पे जैसे ही जाएगा, आपने फिजिक्स पढ़ रखा है, इमेज बनाएगा वो इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना पे। इमेज बन गया, लेकिन हमें पता नहीं कि किस चीज़ का इमेज बना, वो तो कौन बताएगा, हमारा ब्रेन। वही इमेज कहाँ है भाई, अब रेटिना पे, मतलब लाइट ही गया ना। अब वो लाइट कहाँ पहुंचा, फोटो रिसेप्टर सेल्स। फोटो रिसेप्टर सेल्स में फोटो पिगमेंट्स होते हैं जो बना हुआ ऑप्शन एंड रेटिनल। तब तक ये लाइट नहीं पहुंचा था, तब तक ऑप्शन ऑप्शन और रेटिनल क्या था, एक साथ एसोसिएटेड था। जैसे ही लाइट पहुंचा वहाँ पे, ये दोनों डिसोसिएट हो गया, ऑप्शन के स्ट्रक्चर में क्या हो गया, चेंज। उसके कारण क्या चेंज हो गया, परमेबिलिटी। और वहाँ पे जनरेट हो गया सिग्नल या एक्शन पोटेंशियल। उस एक्शन पोटेंशियल को कौन लिया, वहाँ से कौन लेगा, बाइपोलर से गैंग्लियन लेगा। और गैंग्लियन से ऑप्टिक नर्व, विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन। वहाँ पे जाके चीज़ें एनालाइज होगी और आपको पता चलेगा कि किस चीज़ का इमेज वहाँ पे। क्लियर है। चलो, इस तरह से आपका आइज खत्म। ठीक है। अब अपन देख लेते हैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, बस किसके बारे में, ईयर के बारे में। द ईयर परफॉर्म टू सेंसरी फंक्शन। अभी तक आपको एक ही काम पता होगा ईयर का, कि हमें किस चीज़ में हेल्प करता है, सुनने में। सुनने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो किसी में, बॉडी बैलेंस। हमारे बॉडी का जो बैलेंस है ना, वो भी कौन मेंटेन करता है, ईयर मेंटेन करता है। ठीक है। द ईयर परफॉर्म टू सेंसरी फंक्शन, हियरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस। एनाटॉमिकली द ईयर कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर सेक्शन। जानते हो, अगर एनाटॉमी देखे तो हमारा ईयर तीन पार्ट में बटा हुआ है, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर, है ना।
Anatomically, the ear can be divided into three major sections called the outer ear, the middle ear, and the inner ear. The outer ear consists of the pinna and external auditory meatus, या इसी को ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं, है ना। तो आउटर ईयर आपका क्या क्या है इसमें, पिन्ना, ये वाला देखो ना पिन्ना, और उसके बाद इसमें क्या होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड ऑडिटरी मीटस कैनाल। क्लियर है। अब देखो आपको थोड़ा सा पहले मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये मान लो आपका पिन्ना है, ठीक है। यहाँ से क्या निकलता है आपका एक ऑडिटरी कनाल, ऑडिटरी मीटस कनाल बोलो, है ना। अब यहाँ पे यह जुड़ा होता है किससे, आपके मिडल ईयर से। किससे, मिडल ईयर। मिडल ईयर में तीन बोन होते हैं, मैलियस, इनकस, टेपस। ये मैलियस है, इनकस है, टेपस है। इस सीक्वेंस को अपन चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यही सीक्वेंस होगा। याद रखने का तरीका है सिम सिम कार्ड, है ना, लेकिन उल्टा, मैलियस, इनकस एंड टेपस। अब आगे देखो यहीं पे आपका प्रेजेंट है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। उस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम। ये क्या है आपका, ईयर ड्रम, ठीक है। इस कैविटी को बोलते हैं मिडल एयर कैविटी। क्या बोलेंगे, मिडल एयर कैविटी। अगर खाली है ना, क्या बोलेंगे, मिडल एयर कैविटी। और इसी से आपका एक ट्यूब अटैच होता है फेरिंग्स में जाके, याद है, उस ट्यूब को क्या बोलते हैं, यूस्टैचियन। पढ़ा है, ये आपके फेरिंग्स, नेजो फेरिंग्स और किसको जोड़ा होता है, मिडल एयर कैविटी को। आई बात समझ। उसके बाद यहाँ पे होता है आपका राउंड विंडो और यहाँ पे होता है ओवल विंडो। राउंड विंडो ओवल विंडो किसका पार्ट है, इनर ईयर का। तो पिन्ना, ऑडिटरी कनाल, ऑडिटरी कनाल, और इसको भी कोई कोई ले लेता है, किसको, आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम को, किसमें, आउटर ईयर में। और बहुत जगह पे जो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ईयर ड्रम है, किसमें लेते हैं उसको, मिडल ईयर में। आई बात समझ। तो देखो पिन्ना प्लस ऑडिटरी मीटर्स किसका पार्ट हो गया, एक्सटर्नल ईयर, है ना, या आउटर ईयर। यह हो गया आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम, मैलियस, इनकस, स्टेपस, मिडल ईयर। मिडल ईयर के बाद राउंड विंडो ओवल विंडो किसका पार्ट है आपका, इंटरनल ईयर का पार्ट है, ठीक है। उसको अपन लैबिरिंथ बोलते हैं। इंटरनल ईयर को क्या बोलते हैं, लैबिरिंथ। और लैबिरिंथ के ही क्वाइल्ड पोर्शन को अपन बोल देते हैं कॉकलिया, है ना। तो इनर ईयर को ही अपन कॉकलिया भी कभी कभी बोल देते हैं, या क्या बोलेंगे, लैबिरिंथ, ठीक है। अब देखो लाइट कैसे होगा। साउंड आपका यहाँ पे आया, कौन कलेक्ट किया उसको, पिन्ना। पिन्ना किसको दिया, ऑडिटरी मीटर्स को। ऑडिटरी मीटर से एयर ड्रम, एयर ड्रम से मैलियस, इनकस, टेपस। यहाँ से कौन उठाएगा, ओवल विंडो। कौन उठाएगा, ओवल विंडो। नीचे कौन है, राउंड विंडो, ओवल विंडो। अब यहीं पे रुकते हैं, कहाँ तक पहुँचा दिया, ओवल विंडो पे। इसके बाद आपको तब समझ में आएगा जब क्या बताऊंगा, पूरा स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल ईयर, ठीक है। कितनी बार समझ में आई। अब देखो जैसे जैसे साउंड आपका आगे आता है ना, वह एम्पलीफाई होते जाता है। क्या होता है, एम्पलीफाई। तो उसके वाइब्रेशन को बढ़ाते जाता है ताकि आपको प्रॉपर सुनाई दे। इसीलिए इतने स्ट्रक्चर से इसको पास करवाते हैं। अब किसी पाइप में देखो आप, है ना, कोई एक पाइप ले लो आप, ठीक है। अभी खेलते होंगे बच्चा में आप, ऐसे करके पेपर में इधर से बोलो उधर ज़्यादा अच्छा सुनाई देता है, ठीक है। तो क्या होता है, साउंड वाइब्रेशन को अपना एम्पलीफाई करते हैं। ये सारा रीजन आपका क्या करेगा, साउंड के वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करते जाएगा, ताकि इंटरनल ईयर में जब तक जाए तब तक वो साउंड पूरी तरह से क्या हो जाए, एम्पलीफाई हो जाए, और आपको प्रॉपर तरीके से वो सुनाई दे, ठीक है। अब देखो द आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ द पिन्ना एंड द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस या कनाल। ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस है ना, ये वाला आपका, है ना, एक और काम करता है। ये क्या काम करता है आपका, ये जो वैक्सेस वगैरह होते हैं ना, जो भी डस्ट डस्ट ये सब जो जा रहा होगा, उसको ट्रैप करके रखता है ताकि आपके कान में क्या गंदगी ना जाए, ठीक है, इनर ईयर में। बात समझ में आ रही है। ये देखो, ये आपको पिन्ना दिख रहा है, दिस इज एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। यहाँ पे आपको दिख रहा है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, पैलियस, इनकस एंड टेपस, ठीक है। उसके बाद आपका शुरू हो गया क्या, ओवल विंडो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और यहीं पे एक ट्यूब आपका मिडल ईयर से जुड़ा हुआ है, इस ट्यूब को क्या बोलते हैं, और इंटरनल ईयर के ही क्वाइल्ड पोर्शन को क्या बोलते हैं, कॉक्लिया। क्लियर है। अब देखो द पिन्ना कलेक्ट्स द वाइब्रेशंस इन द एयर। सबसे पहले कौन रिसीव करेगा वाइब्रेशंस को, साउंड वाइब्रेशन को, पिन्ना, है ना, विच प्रोड्यूस साउंड। पिन्ना पहले क्या किया, साउंड वाइब्रेशन को कलेक्ट किया और यहाँ पे किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया उसको, साउंड के फॉर्म।
द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स लीड्स इनवर्ड्स एंड एक्सटेंड अप टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन द एयर ड्रम। अब ये ऑडिटरी मीटर्स कहाँ तक है भाई? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक, है ना। अब ये दोनों जो है आपका पिन्ना भी और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स भी, दोनों का काम क्या है? मतलब ये दोनों पे हेयर्स होते हैं जो सारे डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करता है, और ट्रैप करने के बाद हमारे कान को किससे? गंदगी से बचाता है, ठीक है। तो लिखा हुआ है देखो इसमें, देयर आर वेरी फाइन हेयर्स ऑन द वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड्स इन द स्किन ऑफ द पिन्ना एंड द मीटर्स। दोनों में आपके ग्लैंड होते हैं, कैसे ग्लैंड? वैक्स सिक्रेटिंग, वैक्स समझते हो ना, जो कान से निकालते हो, डेट इज वैक्स, है ना। तो वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड होते हैं पिन्ना में भी, और कहाँ पे आपके? एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में। और दोनों पे आपका हेयर होगा, और इसका क्या काम होगा? वैक्स सिक्रेट करके क्या करेगा? जो भी डस्ट पार्टिकल ये सब जा रहा है उसको क्या करेगा? सेमी सॉलिड फॉर्म में ले आएगा, ताकि वो हमारे कान के अंदर तक ना पहुंचे, उसको हम निकाल के बाहर फेंक दे, ठीक है। देयर आर वेरी फाइन हेयर्स एंड वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड्स इन द स्किन ऑफ द पिन्ना एंड द मीटर्स। द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज composed ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज कवर्ड विथ स्किन आउटसाइड एंड विथ म्यूकस मेम्ब्रेन इनसाइड। इसकी बात कर रही है ईयर ड्रम का। ये मान लो आपका ईयर ड्रम है ना। ईयर ड्रम बाहर से किससे आपका होगा? जल्दी बताओ। द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज कवर्ड विथ स्किन आउटसाइड। ऊपर से किससे कवर होगा वो? स्किन से। और नीचे में किससे कवर होगा? म्यूकस मेम्ब्रेन। आई बात समझ? तो जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है आपका, बाहर में किससे? स्किन, और अंदर में किससे? म्यूकस मेम्ब्रेन। द मिडल ईयर कंटेन्स थ्री ऑसिकल्स कॉल्ड मैलियस, इनकस एंड स्टेपस, which are attached to one another in a chain like fashion। ठीक है, तीनों एक दूसरे से कनेक्ट है। मैलियस, मैलियस से इनकस, इनकस से स्टेपस। द मैलियस इज अटैच्ड टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड द स्टेपस इज अटैच्ड टू द ओवल विंडो ऑफ द कॉक्लिया। बता ही दिया। मैलियस किससे कनेक्ट है? इधर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, और उधर आपका वो किससे कनेक्ट है? स्टेपस, ओवल विंडो से। द ईयर ऑसिकल्स इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स टू द इनर ईयर। बता ही दिया। ये सारा ईयर ऑसिकल्स हम पास क्यों कर रहे हैं? ताकि ये एफिशिएंसी बढ़ा दे किसका? ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स का, ताकि वो प्रॉपर तरीके से कहाँ पहुँच पाए? आपके इंटरनल ईयर तक। एन यूस्टेशियन ट्यूब कनेक्ट्स द मिडल ईयर कैविटी विद द फायरिंग्स। द यूस्टेशियन ट्यूब हेल्प्स इन इक्वलाइजिंग द प्रेशर ऑन आइदर साइड्स ऑफ द ईयर ड्रम। ये बात समझो, इसका यही काम ही है। जहाँ आपका टिम्पैनम है, इधर से आपके साउंड वाइब्रेशन आ रहा है ना। मान लो बहुत तेजी से साउंड वाइब्रेशन इधर आया, है ना, और यहाँ पे अंदर से कोई प्रेशर अगर इसको इक्वल करने के लिए ना हो, तो आपका टिम्पैनम उड़ के कार के अंदर चला जाएगा, जाएगा ना कान के अंदर। अरे आ रहा बहुत तेजी से साउंड वेव, ये क्या करेगा? आपको टिम्पैनम को उड़ा के एकदम इनर ईयर में घुसेड़ देगा। आ रही बात समझ? इधर से कोई होना चाहिए ना इसको प्रेशर को बैलेंस करने वाला। जैसे मान लो आप छत पे गए कपड़ा सुखाने, ठीक है, अब इधर से हवा चल रही है बहुत तेज, तो आप देखते हो कि कपड़ा कभी मतलब उड़ता नहीं है, क्यों? ऐसे ऐसे होता रहता है वहीं पे, क्यों? दोनों साइड से कैसा प्रेशर आता है? इक्वल। जब नहीं आएगा तो क्या होगा? कपड़ा आपका उड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो टिम्पैनम अपने जगह पे रहे, इसलिए इधर से आपका ये यूस्टेशियन ट्यूब क्या करता है? इसमें प्रेशर क्रिएट करके रखता है। किसमें? मिडल ईयर कैविटी में, ताकि इस साइड से जो प्रेशर आ रहा है और इधर से जो प्रेशर, दोनों इस पे क्या हो जाए? इक्वल, ताकि आपका टिम्पैनम अपने जगह पे ही वाइब्रेट करते रहे ऐसे ऐसे। आई बात समझ? इसका काम क्या है यूस्टेशियन ट्यूब का? दोनों टिम्पैनिम के दोनों साइड, है ना, क्या करना? प्रेशर को इक्वल करके रखना, ताकि आपका टिम्पैनम अपने जगह पे वाइब्रेट करता रहे। आई बात समझ? दूसरी बात, आप देखते होंगे कभी कभी कान में प्रेशर जब ज़्यादा हो जाता है ना, लाइट में, लाइट में कभी देखा है? लाइट में आप जाओगे, आप देखोगे कि कान बंद हो जाएगा लगता है। अपन क्या करते हैं? ऐसे करके, वो तो ऐसे छोड़ो ना, ऐसे कर लेते हो। अरे अपन बस ये होता है ना, ऐसे करके, ऐसे, हाँ, सलाइवा अंदर लोगे जैसे ही ये खुल जाएगा। मतलब कैसे होता है? ये स्ट्रेचिंग ट्यूब आपके प्रेशर को रिलीज करने में हेल्प कर देता है, ताकि फिर से प्रेशर क्या हो जाए? इक्वल। आज बात समझ? हाँ, गटकते हैं बिल्कुल फ्लाइट में, मैंने तो बहुत बार करा है। आगे देखो, अब आगे किस पे हम? इनर ईयर पे, ठीक है। द फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर कॉल्ड लैब्रिंथ। इनर ईयर में आपका फ्लूइड भरा होता है, और उस फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर को क्या बोलते हैं अपन? लैब्रिंथ। कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, और इस लैब्रिंथ में दो पार्ट होंगे। इनर ईयर के दो पार्ट होते हैं। एक वो वाला पार्ट जो हियरिंग में हेल्प करेगा। हियरिंग में जो हेल्प करता है कौन है? कॉकलिया। कौन है आपका? कॉकलिया। दो पार्ट होंगे आपके इन ईयर के। कितने पार्ट? दो पार्ट। तो
बोनी एंड द मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। दो पार्ट में कौन कौन आ गया आपका, बोनी एंड मेम्ब्रेनस। एक बोनी लैबिरिंथ होगा, मतलब आपका जो इंटरनल ईयर है दो पार्ट को मिलकर बनाया हुआ है। एक ऐसा पार्ट होगा जो बोनी होगा, और बोनी के अंदर ही कौन सा पार्ट होगा, एक मेम्ब्रेनस पार्ट होगा, ठीक है। तो दो पार्ट है इसमें, बोनी एंड मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। द बोनी लैबिरिंथ इज अ सीरीज ऑफ चैनल्स। तो क्या है बोनी लैबिरिंथ, आपका सीरीज ऑफ चैनल्स, अभी समझ जाओगे, सुनते जाओ। इनसाइड दिस चैनल्स लाइज द मेम्ब्रेनस labyrinth which is surrounded by a fluid called perilymph, ठीक है। The membranous labyrinth is filled with a fluid called endolymph. The coiled portion of the labyrinth is called cochlea. इसी labyrinth के coiled portion को अपन क्या बोल देते हैं, cochlea, ठीक है। cochlea कुछ अलग नहीं है। The membranes constituting cochlea, the regions and pagillar divide the surrounding perilymph filled bony labyrinth into an upper scala vestibuli and lower scala tympani। आई बात समझ। अब देखो बहुत आसान है, अभी तक लग गया होगा कि क्या ही पढ़ लिया हमने इसमें, इसको अभी हम समझ लेंगे। ध्यान से देखना, आपको दिख रहा है ऊपर वाला जो है आपका, ये है आपका बोनी लैबिरिंथ। कौन सा लैबिरिंथ है ये, बोनी लैबिरिंथ। ये भी कौन सा है, और बोनी लैबिरिंथ के बीच में ही कौन होता है आपका, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, है ना। बोनी लैबिरिंथ के बीच में ही कौन होगा, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। अब ध्यान रखना, ये लैबिरिंथ बना कैसे आपका, तो दो मेम्ब्रेन आप देख रहे हो जो इसको डिवाइड कर रहा है। इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं अपन कौन सा, जल्दी बताओ, बोलो, रीजनर्स मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, रीजनर्स। तो ये कौन सा मेम्ब्रेन हो गया आपका, रीजनर्स मेम्ब्रेन। और ये हो गया आपका बेजिलार। कौन सा मेम्ब्रेन हो गया ये, बेजिलार मेम्ब्रेन। आज बात समझ, जल्दी बताओ। ऊपर वाला हो गया आपका रीजनर्स और नीचे वाला हो गया आपका बेजिलार मेम्ब्रेन। अब देखो, इस बोनी लैबिरिंथ में एक फ्लूइड होगा, इसको बोलेंगे पेरिलिम्फ। क्या बोलेंगे, पेरिलिम्फ। इसमें भी क्या होगा, पेरिलिम्फ। और इसमें होगा आपका एंडो। आई बात समझ। अब देखो, एरिया तीन एरिया बट गया ना, एक दो तीन, तीन एरिया बट गया आपका, है ना। इस तीन एरिया का नाम दे देते हैं अपन। ऊपर वाले इस एरिया को बोल देते हैं स्केला टिम्पैनी। क्या बोल रहे, सॉरी, स्केला वेस्टिबुलाई। क्या बोल देंगे, स्केला वेस्टिबुलाई। लोअर वाला को बोल देंगे स्केला टिम्पैनी, और बीच वाला को बोल देते हैं स्केला मीडिया। आई बात समझ, है ना। चलो तो फिर से, है क्या, लैबिरिंथ का स्ट्रक्चर है इनर ईयर का, बोलिए है क्या, अरे इनर ईयर है। इनर ईयर को क्या बोलते हैं अपन, लैबिरिंथ। लैबिरिंथ के दो पार्ट होते हैं, एक बोनी एक मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस आपका किसके अंदर होता है, बोनी के अंदर। वहीं तो दिखा रहे हैं कि ये लैबिरिंथ है, देखो यहाँ। इसको बना भी लोगे तो चलेगा, ठीक है। ये देखो ऐसे आपका, ठीक है। ये देखो यही है आपका, ये जो बोल रहे थे ना अपन, दिस इज ओवल विंडो एंड दिस इज राउंड, ठीक है। अब देखो, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड रेजनस मेम्ब्रेन एंड दिस इज कॉल्ड एज बेजिलार मेम्ब्रेन। क्लियर है। दिस इज योर विच लैबिरिंथ, बोनी लैबिरिंथ, बोनी, और ये आपका मेम्ब्रेनस, ठीक है। अब देखो, तीन एरिया में डिवाइड कर दिया, दोनों मेम्ब्रेन है, रीजनस मेम्ब्रेन एंड बेजिलार मेम्ब्रेन। इस पूरे पोर्शन को कितने में डिवाइड कर दिया, तीन में। ऊपर वाला को बोलते हैं स्केला, स्केला वेस्टिबुलाई। इसको बोलेंगे स्केला टिम्पैनी, है ना। और इसको बोलेंगे स्केला मीडिया। इस वाले को क्या बोलेंगे, स्केला मीडिया। अब ये पूरा लैबिरिंथ का स्ट्रक्चर है ना आपका, बोनी एंड मेम्ब्रेनस। अब इसमें पूरा क्या भरा हुआ आपका, फ्लूइड। बीच में जो, इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है स्केला मीडिया में, इसको क्या बोलेंगे, एंडोलिम्फ। इसमें जो भरा हुआ है पेरिलिम्फ, और इसमें भी जो भरा हुआ है, आई बात समझ, बोलो।
ये हो गया आपका बोनी एंड मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। ऊपर वाला जो है आपका बोनी है, नीचे वाला ही बोनी, और बीच में कौन है आपका मेम्ब्रेनस, है ना। बनाना है, बना लो, बुक में है तो समझ में आएगा, देख तो समझ के समझ में आएगा कुछ उसमें। वही बोल रहा हूँ कि इतना दिमाग होता तो फिर इतनी बताने की जरूरत कहाँ होती। चलो इसको लास्ट में आप बनाना, पहले मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ, ठीक है। इसको भेज दूंगा मैं, चलो देखो। कोई बात नहीं, सुनो सुनो। द स्पेस विद इन कॉकलिया कॉल्ड स्केला मीडिया। तो कॉकलिया मतलब मेम्ब्रेनस वालों को मेनली हम कॉकलिया बोल रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, स्केला मीडिया इज फिल्ड विथ एंडोलिम। एट द बेस ऑफ द कॉकलिया द स्केला वेस्टिबुलाई एंड्स एट द ओवल विंडो। आपने देखा था ये आपका जो स्केला वेस्टिबुलाई था किसमें एंड हो रहा था, ओवल विंडो में। while the scala tympani terminates at the round window which opens to the middle। ठीक है, अब यहां देखो। The organ of Corti is a structure located on the basilar membrane which contains hair cells। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन समझते जाओ। ये हमने स्ट्रक्चर बना दिया मान लो, अब थोड़ा बहुत आप कोरिलेट कर सकते हो। देखो यही वाला मेम्ब्रेन कौन सा है, वेजिलर, है ना। यहीं पे एक ऑर्गन आपका होता है, उस ऑर्गन को मान लो इसको यहाँ पे, ये कौन है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। कौन होता है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। अब इस ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई को अलग करके दिखा दे, यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं। ये मान लो आपका है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ठीक है। तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इज अ स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द बेजिलार मेम्ब्रेन विच कंटेन्स विच सेल, हेयर सेल्स दैट एक्ट एज ऑडिटरी रिसेप्टर्स। अब कोई तो होना चाहिए ना जो बाहर से जो साउंड आ रहा है उसको क्या करे, रिसीव। तो साउंड रिसीव मेनली कौन करता है, आपका इनर ईयर। बाकी जो वो सब था क्या कर रहा था, साउंड को कलेक्ट करके एम्पलीफाई करके बस भेजा कहाँ पे, इनर ईयर पे। लेकिन उसको मेनली एनालाइज करना, उसको रिसीव करना, वहाँ पे सिग्नल जनरेट करना कहाँ पे होगा, इनर ईयर में। तो यहाँ पे यही हेयर सेल्स ही एक्ट करता है कैसे, आपका ऑडिटरी रिसेप्टर। अब देखो, द हेयर सेल्स आर प्रेजेंट इन रोज ऑन द इंटरनल साइड ऑफ द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। कहाँ प्रेजेंट है हेयर सेल्स आपके, इंटरनल साइड पे। The basal end of hair cells is in close contact with the afferent nerve fibers. A large number of processes called stereocilia are projected from the apical part of each hair cell, है ना। अब ध्यान रखो, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई को समझना जरूरी है। सबसे पहले बात, एक एक लाइन को डेसिफर करते हैं। तो हेयर सेल्स है, सबसे पहली बात, आर प्रेजेंट इन रोज ऑन द इंटरनल साइड ऑफ द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। तो हेयर सेल पहले कहाँ है भाई, इंटरनल साइड में। इधर कौन हो गए आपके हेयर सेल, कौन हो गए, इधर है इंटरनल साइड, ठीक है। आगे देखो, द बेजल एंड ऑफ हेयर सेल्स इज क्लोज कॉन्टैक्ट विद द अफरेंट नर्व फाइबर। इसी के जस्ट नीचे आपका कौन सा नर्व फाइबर होगा, अफरेंट नर्व फाइबर। कौन सा भाई, अफरेंट नर्व फाइबर्स, ठीक है। और ये क्या दिखाया मैंने, ये क्या है आपके हेयर सेल्स, ये क्या है आपके। तो आपने सबसे पहले देखा ऑर्गन ऑफ कोटाई कहाँ पे है, बेजिलार मेम्ब्रेन पे। ऑर्गन ऑफ कोटाई के इंटरनल साइड में हेयर सेल्स होते हैं, और यहीं से हेयर सेल्स काम करता है एज ऑडिटरी रिसेप्टर्स। अब देखो, इस हेयर सेल्स के जस्ट नीचे बेजल साइड पे कौन उससे कनेक्टेड होगा, अफरेंट। मतलब ये सारे हेयर सेल्स से, मान लो हेयर सेल्स है आपका, या हेयर सेल्स नीचे में टच करेगा किसको, अफरेंट फाइबर्स को, और ऊपर में भी टच करेगा किसको, उसको बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, मतलब ऊपर नीचे दोनों साइड से वो कनेक्टेड है स्ट्रक्चर से, ठीक है। लेकिन टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को मेनली टच कौन करेगा, इस हेयर सेल्स के एपिकल साइड पे। बेजल साइड पे तो कौन है, एफेरेंट। एपिकल साइड पे आपके कौन प्रेजेंट होता है, स्टीरियोसीलिया। और सारे कौन प्रेजेंट होंगे, स्टीरियोसीलिया आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द एपिकल पार्ट ऑफ ईच हेयर सेल above the rows of the hair cells in a thin elastic membrane called टेक्टोरियल। तो यहाँ देखो ये जो अपर साइड है, अपर साइड में आपके हर हेयर सेल में क्या प्रेजेंट होगा, स्टीरियोसीलिया। क्या प्रेजेंट होगा, स्टीरियोसीलिया, ठीक है। ये क्या है आपके स्टीरियोसीलिया, और स्टीरियोसीलिया से ही आपका कनेक्शन में होगा कौन आपका यहाँ पे, एक मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। कौन सा है,
आई बात समझ? ये कौन सा मेम्ब्रेन है भाई? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये बात समझ में आई? ठीक है, ध्यान दो, सिंपल सा है सर। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कहाँ पे लोकेटेड है? बेजल मेम्ब्रेन पे, है ना, बेजिलार मेम्ब्रेन। उसके बाद सर इसका जो लोअर पोर्शन है, मतलब बेजल पोर्शन है, वह किसके कनेक्शन में है? अफरेंट नर्व फाइबर्स के एपिकल पोर्शन पे क्या प्रेजेंट है? स्टीरियोसिलिया। और इसी जस्ट स्टीरियोसिलिया के ऊपर एक आपका मेम्ब्रेन है, इलास्टिक मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। कौन सा मेम्ब्रेन है भाई? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब आगे देखो, उसको हटाओ अभी। अभी अब हमारा काम है मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, है ना, क्या? मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, क्योंकि बैलेंस वाला कहानी पूरी अलग है इससे, ठीक है, उसका कोई इससे लेना देना भी नहीं है। तो मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग अब 1 मिनट का मतलब आपका ही है, क्योंकि जब आपने स्ट्रक्चर समझ लिया, मतलब मैकेनिज्म समझने में आपको बहुत आसानी होगा। आप देखो, हाउ डज एयर कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू न्यूरल इम्पल्सेस विच आर सेंस्ड एंड प्रोसेस्ड बाय द ब्रेन एनेबलिंग अस टू रिकॉग्नाइज अ साउंड। अब होगा क्या, देखो, सबसे पहले साउंड को रिसीव कौन करेगा? एक्सटर्नल ईयर, है ना। द एक्सटर्नल ईयर रिसीव्स साउंड वेव्स एंड डायरेक्ट्स देम टू द ईयर ड्रम। पहले आपका पिन्ना, पिन्ना से एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, मीटर से ईयर ड्रम, ईयर ड्रम पे आ गया। कहाँ तक साउंड को पहुंचा दिया हमने? ईयर ड्रम। ईयर ड्रम से भाई द ईयर ड्रम वाइब्रेट्स इन रिस्पॉन्स टू द साउंड वेव्स एंड दीज वाइब्रेशंस आर ट्रांसमिटेड थ्रू द ईयर ऑसिकल्स, मैलियस, इनकस एंड स्टेपस टू द ओवल विंडो। कहाँ पे आ गया? ओवल विंडो पे। द वाइब्रेशंस आर पास थ्रू द ओवल विंडो ऑन टू द फ्लूइड ऑफ द कॉक्लिया where they generate waves in the lymph. The waves in the limbs induce a ripple in the basilar membrane. These movements of the basilar membrane bend the hair cells, pressing them against the tectorial membrane. As a result, nerve impulses are generated in the associated afferent neuron. तो लग रहा होगा क्या हो गया, देखो यहाँ तो कुछ समझ में आ गया कि पहले आएगा पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, वहाँ से ईयर ड्रम। ईयर ड्रम में जैसे ही आएगा उसका वाइब्रेशन होगा, उस साउंड वाइब्रेशन को कलेक्ट करेगा कौन? आपका इस ईयर ऑसिकल, मैलियस, इनकस, स्टेपस। स्टेपस से कौन कनेक्ट है? आपका ओवल विंडो। मतलब साउंड वाइब्रेशन कहाँ पहुँच गया? ओवल विंडो पे। ओवल विंडो से कहाँ पहुँचेगा? पेरिलिम्फ। कहाँ पहुँचेगा? पेरिलिम्फ। पेरिलिम्फ से कहाँ पहुँचेगा? रेजनस मेम्ब्रेन। रेजनस मेम्ब्रेन से कहाँ पहुँचा? अरे सीधे सीधे ऊपर से नीचे आ रहा है। इसमें सोचना क्या है, इसमें इतना लॉजिक क्या है इसमें? ओवल विंडो, ओवल विंडो से पेरिलिम्फ, यहाँ पे यही लिक्विड है ना, पेरिलिम्फ, पेरिलिम्फ से रीजनस मेम्ब्रेन, रीजनस मेम्ब्रेन से एंडोलिम्फ, एंडोलिम्फ से बेजिलार मेम्ब्रेन, और बेजिलार से ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, क्योंकि बेजिलार पे ही कौन प्रेजेंट है? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। कहाँ पहुँच गया भाई? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में जैसे ही ये सिग्नल आया, कहाँ पे आया? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में। वो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के जो हेयर सेल्स थे आपके, है ना, ये हेयर सेल्स, इसका क्या शुरू हो जाएगा? बेंडिंग। ये नीचे में किससे कनेक्ट है? अफरेंट न्यूरॉन से। ऊपर में यहाँ कौन है? स्टीरियोसीलिया। कौन है भाई? स्टीरियोसीलिया। और यहाँ पे कौन है? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। जैसे ही आपका सिग्नल पहुंचा, साउंड वाइब्रेशन पहुंचा कहाँ पे? बेजिलार मेम्ब्रेन पे। बेजिलार मेम्ब्रेन से कहाँ पहुंचेगा? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में जैसे ही आता है, ये पूरा हेयर सेल्स बेंड करना शुरू कर देता है, ठीक है। जब वाइब्रेशन आएगा, आप जानते हो, तो बेंडिंग होगा। इस बेंडिंग के कारण आपका ये प्रेस करना शुरू करता है किसको? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को। इसको ऊपर वही है ना, तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को क्या करता है? प्रेस करना शुरू करता है। मतलब जैसे ही प्रेस करेगा, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में क्या होगा? चेंजेस होगा। यहाँ पे जनरेट हो जाएगा क्या? आपका एक्शन पोटेंशियल। उस एक्शन पोटेंशियल को यहाँ पे देखो ना, नीचे में कौन है आपका? अफरेंट न्यूरॉन्स है ना। अफरेंट न्यूरॉन्स क्या करता है? एक्शन पोटेंशियल को लेकर कहाँ जाएगा? ब्रेन में। इस एक्शन पोटेंशियल को ये अफरेंट न्यूरॉन लेगा और कहाँ लेके चला जाएगा? आई बात समझ? देखो, तो यहाँ से देखो, इनर ईयर से फिर से, द वाइब्रेशंस आर पास थ्रू द ओवल विंडो ऑन टू द फ्लूइड ऑफ द कॉक्लिया। फ्लूइड मतलब वही आपका पहले पेरिलिम, पेरिलिम से एंडोलिम, एंडोलिम से बेजिलार मेम्ब्रेन, बेजिलार मेम्ब्रेन से ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, where they generate waves in the lymph. The waves in the limbs induce a ripple in the basilar membrane. तो रिपल मतलब कि वाइब्रेशन किस में क्रिएट कर देगा? बेजिलार मेम्ब्रेन में। अब देखो,
These movements of the basilar membrane bend the hair cells, pressing them against the tectorial membrane. As a result, nerve impulses are generated in the associated afferent neuron. These impulses are transmitted by the afferent fibers via auditory nerves to the auditory cortex of the brain, where the impulses are analyzed. The sound is, आई बात समझ? तो वहां तक तो आसानी है ना? उसके बाद यहाँ पे आपका सीधी बात है, पेरिलिम्फ, एंडोलिम्फ, एंडोलिम्फ के बाद बेजिलार मेम्ब्रेन, बेजिलार मेम्ब्रेन के बेजिलार मेम्ब्रेन जो वाइब्रेशंस होगा, रिपल मूवमेंट, उसके कारण हेयर सेल्स क्या हो जाएगा, बेंड होना शुरू हो जाएगा। यह बेंडिंग के कारण यह किस प्लेट को दबाना शुरू करेगा, ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को, जिसके कारण आपका यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, किसमें, एसोसिएटेड नर्व फाइबर्स में। एसोसिएटेड नर्व फाइबर्स मतलब अफरेंट, अरे सिग्नल जनरेट कहाँ होगा, न्यूरॉन्स में ही होगा ना। सिग्नल कहाँ जनरेट हो गया, अफरेंट नर्व फाइबर्स में। या अफरेंट नर्व फाइबर सिग्नल को लेके गया कहाँ से, ब्रेन में, है ना, मतलब ऑडिटरी नर्व्स लेके गया कहाँ पे, ब्रेन में। ब्रेन में जाके चीज़ें क्या होगा, एनालाइज, और आपको पता चलता है कि हम क्या, ठीक है, क्लियर है, क्या सुन रहे हैं अपन, पता चल जाएगा। क्लियर है ना ये? इस तरह से खत्म हुआ आपका मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग, ठीक है। इसको प्रॉब्लम होगा कल फिर से एक बार ये पूछ लेगा। कल अपन देखेंगे कि कैसे बॉडी बैलेंस करने में भी हेल्प करता है, कौन आपका यार। और फिर अपन देखेंगे रिफ्लेक्स आर्क एंड रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। चलो ठीक।